श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम सप्तम भाव फल पर विचार करेंगे। जन्म कुंडली। सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही है कुंडली। 7 तुला लग्न। सूर्य चंद्र, गुरु, शनि, राहु, केतु, शुक्र, 10 में शनि, चंद्र, 6 में सूर्य, बुध, सूर्य मंगल बुध। 3, 2, 5, 3, 8 और 1, 9, नवांश कुंडली। नवांश में 3 बुध, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। हाँ, 5 मंगल। सूर्य केतु गुरु 6 में, सूर्य गुरु केतु 6 पर, राहु 12 पर, 7 पे शुक्र, 1 पे शनि, 1 पे शनि। बस 1 और 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, एक और बाकी है। चंद्रमा, चंद्र गुरु केतु एक साथ है। नहीं, हाँ, चंद्र बताना। चंद्र नवांश में कहाँ पे है? चंद्र 12। अब वो किंशुकादि संज्ञा के विषय में जो पूछ रहे थे, हम पहले उस पर ही चर्चा कर लें ताकि अपने फलित में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भाव फल तो अब सबके समझ में आ गया है कैसे देखना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। केवल पुस्तक से योगों को मिलाना है, पर जो योग अपने मिलान करने में नहीं समझ में आ रहा है, पहले उस पर विचार करें कि इस योग को कैसे देखेंगे। इसमें अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग थोड़ा मिल सकता है, पर मुख्य रूप से जो मत हैं वो मैं बता देता हूँ। अभी अपन जो फल कथन कर रहे हैं जिस पुस्तक के आधार पर, उसमें 10 वर्ग लिए गए हैं। 10 वर्ग में आते हैं सप्तवर्ग की कुंडलियाँ, तो हम जानते ही हैं। सप्तवर्ग के अलावा ग्रह, होरा, दृष्टांत, सप्तमांश, नवांश के बाद द्वादशांश। नंबर 1 लग्न, होरा, दृष्टांत, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, लग्न 1, 2, 3, 4 आएगा, 5, 6। दशमांश के बाद द्वादशांश, फिर आएगा षोडशांश। है यहाँ पहले शायद लिखा रखा है मैंने, षोडशांश। षोडशांश के बाद आएगा त्रिशांश।
और षष्ठ्यांश, ये 10 वर्ग होते हैं। बाकी वर्ग और 6 मिला देंगे तो षोडश वर्ग बन जाते हैं। हाँ, द्वादशांश। अब देखो, पहला सूर्य को ले लेते हैं हम, पर इसके लिए ये ध्यान रखना है स्वक्षेत्र, उच्च, इन दो को ध्यान में रखना है। इसके बाद जहां बैठा है वहां से केंद्रेश के वर्ग में जाने पर केंद्रेश के वर्ग में जाने पर शुभ होगा। देखिए, गुरु यहां बैठा है, यहां से केंद्र कौन सा है, 1, 2 और 3, और ये चौथा। तो एक बार इसको नहीं देखेंगे, उसके बाद जैसे ये इन वर्गों में जाएगा अगली कुंडलियों में, तो वो शुभ में गिना जाएगा। अब सूर्य को लेते हैं। सूर्य लग्न में कहाँ बैठा है, कन्या पर बैठा है, तो ये नीचाभिलाषी है और इसको नहीं लेंगे, ठीक है। कन्या पर। होरा में कहाँ पे बैठा है, होरा कुंडली में देखो, होरा कुंडली में सूर्य कितने पर है, 5 पर सूर्य। तो ये यहां पर एक वर्ग हुआ इसका बलि। दृष्काण में कितने पर है, सूर्य 2 पर है। 2 पर है मतलब इससे केंद्र देखो, सूर्य से 1, 2, 3, 4, एक तो केंद्र में ये आया, एक ये आया और एक ये आया, मतलब 3, 6, 9, 12 आना चाहिए सूर्य के लिए। सूर्य के लिए 3, 6, 9, 12, 1 पर उच्च का और 5 पर स्वक्षेत्र, इन राशियों में आएगा तो शुभ होगा। अब 2 पर कोई मतलब नहीं है। दृष्कांड के बाद सप्तमांश में कितने पर है, 6 पर है, मतलब उसमें आ गया ये। देखो सूर्य 6 पर आया, यहां 2 नंबर हो गया। 5वां अपने नवांश में कितने पर है, नवांश तो ये 6 पर है, तो ये भी केंद्र में आ गया। देखो 3, 6, 9 पर, ये तीसरा नंबर शुभ हुआ। उसके बाद 6 नंबर, 6 में दशमांश में कितने पर है, 10 पर, तो 10 अपने इसमें नहीं है। 7 नंबर दशमांश के बाद द्वादशांश में, द्वादशांश में 4 पर है, 4 अपने गिनती में नहीं है। द्वादशांश के बाद षोडशांश में 10 पर, 10 अपने गिनती में नहीं है। 9 नंबर त्रिशांश में कितने पर है, 8 अपने गिनती में नहीं है। और षष्ठ्यांश में कितने पर है, देखना अपने पास, किसी के पास हो तो। अरे कुंडलियां उतारी थी ना, सूर्य 11 पे और स्वामी कौन है, यम। देखो यहां अशुभ में गया है वो, तो अपने पास ये सूर्य बलि कितने में हुआ, 3 में हुआ। आवाज आ रही है मेरी, अच्छा। तो 3 जगह बलि हुआ, तो 10 वर्ग में 3 जगह बलि होगा, तो उसका नामकरण होगा 10 वर्गों में 2 स्थानों पर शुभ होने से पारिजात, 3 स्थानों पर उत्तम हो तो
3 स्थानों पर उत्तम, इसकी संज्ञा हो जाएगी उत्तम। एक स्थान से कोई मतलब नहीं है, 2 स्थान में 2 से चलेगा, वो 2 पर बलि हो तो पारिजात होगा, और 3 में होगा तो 3 में उत्तम, 4 में गोपुर, 5 में सिंहासन, 6 में पारावत, 7 में देवलोक, 8 में ब्रह्मलोक, 9 में शुक्रवाहन या एरावत, और 10 में होगा तो उसकी संज्ञा हो जाएगी श्रीधाम। ये 10 में है, और ऐसे ही 6 वर्ग और 7 वर्ग में किंशुक, व्यंजन, चामर, छत्र, कुंडल, ये इनकी संज्ञा होती है। और 10 वर्ग में जो होती है वो कुसुम, सबसे पहले 2 स्थानों पर शुभ रहने से भेदक, कुसुम, नागपुष्प, कंदुक, केरल, कल्पवृक्ष, चंदन, पूर्णचंद्र, उच्चेश्रवा, धन्वंतरी, सूर्यकांत, विद्रुम, इंद्रासन, गोलोक और श्रीवल्लभ, ये 16 वर्ग की संज्ञा है। तो हम केवल 10 वर्ग की संज्ञा के ऊपर विचार कर रहे हैं। गोपुरादि अंश में हो, पारिजातादि, पारिजातादि का अर्थ है इससे आगे वाले सब, गोपुरादि का अर्थ है यहां से लगाकर आगे तक सब, पारावतादि का अर्थ है यहां से लगा के आगे के सब, ये ध्यान रखें आप। तो इस प्रकार आप सभी ग्रहों को, ये हमने सूर्य का निकाला है, ऐसे आप चंद्र का निकालें, फिर मंगल का निकालें, तो फिर वो जो आपको कहेगा कि एकादशेश यदि उत्तम में हो, उत्तम वर्ग में हो, अगर एकादशेश उत्तम वर्ग में हो तो ये फल होगा। उत्तम वर्ग में अगर हुआ तो पारिजात में, पारिजात से ऊपर चला गया है। अगर वो कह दे पारिजातादि वर्ग में हो तो पारिजात से ऊपर होने के कारण ये उत्तम है। अब गोपुर अगर सिंहासन में है वो ग्रह, अगर सिंहासन उसकी संज्ञा है और वहां कह दे गोपुरादि अंश में हो तो वो तो सिंहासन में उससे भी ऊपर जा चुका है, इसलिए नीचे वाले तो सब में है ही है वो। इससे संबंधित कोई प्रश्न? अच्छा, सबको समझ में आ गया। अगला लेते हैं। भावफल पर विचार करें। ये पारावतादि संज्ञा है। पहले आपको ग्रह कहाँ बैठा है वो लिखना है, फिर ग्रह उच्च में है या स्वक्षेत्र में है, 2, और जहां बैठा है वहां से केंद्र देखना है। अब जैसे शुक्र यहाँ बैठा तो यहाँ से केंद्र एक तो 11 होगा, एक 5 होगा और एक 2 होगा और एक 8 होगा। यदि शुक्र 8, 11, 2, 5 में जाता है तो वो केंद्र की तरह से बली है। अगले वर्गों में वो अगर इन स्थानों में गया तो शुभ में लिखेंगे। उसके बाद 2, 7 और इसका उच्च है मीन, इनमें जाता है तो भी वो शुभ में आएगा। तो शुक्र के लिए कितने शुभ हो जाएंगे? शुक्र एक तो 8, उसके बाद 11, फिर 2, फिर 5 और इसका स्वक्षेत्र 2 तो यहां लिख ही दिया, 7 और इसका उच्च मीन। इन स्थानों पर जब इन वर्गों में ये कहीं आता है तो वो गिनती में आ जाएगा हमारे कि ये शुभ है।
फिर हम इन टोटल गिनती को देखकर उसकी संज्ञा बता देंगे कि ये कौन सी संज्ञा में जा रहा है। ये जो अपने कल वो पूछ रहे थे नहीं कि पहले वर्ग बता दो जो उस फल कथन में अच्छा रहेगा, तो ये वर्ग मैंने बता दिए। आप इन ग्रहों को, सभी ग्रहों के इस प्रकार से वर्ग निकालें कि ये उत्तम में है या गोपुर में है या सिंहासन में है या ब्रह्मलोक में है, काय में गया है ग्रह, वो निकालने के बाद अब फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि काय में गया है वो। हाँ, तो वृष तो लिखा तो है ये, और उसमें मूल त्रिकोण भी लेते हैं, पर मूल त्रिकोण राशि जो है या तो उच्च होती है उसकी, या फिर वो उसका स्वक्षेत्र स्वराशि एक मूल त्रिकोण होती है, इसलिए मूल त्रिकोण को मैंने अलग से नहीं बताया। आवाज तो एक बार काट के फिर सही करता हूं मैं। अब आ रही है आवाज? हेलो, ठीक है। अब देखिए हमारा फल कथन चालू करते हैं हम। किंशुकादि जो संज्ञा है वो इनसे देख सकते हैं। सातवें भाव से विचार करते हैं। स्त्री, खोया धन, विवाद, विवाह, व्यवहार, आना जाना, मलाशय, मूत्राशय, व्यापार, कर्म व युद्ध आदि। युद्ध से पूर्व पराक्रम होने के योग। बहुत सारे क्या है, लड़ाई झगड़े से पहले ही ज़्यादा शोर दिखाते हैं और लड़ाई चालू होने के बाद वो फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तृतीय से अपनी उच्च राशि में हो। तीसरे भाव का अधिपति जैसे बृहस्पति है वो अपनी उच्च राशि में यहाँ होता तो ये फल घटित होता। तथा वह षष्ठ स्थान में पाप ग्रह के साथ स्थित हों, छठे में पाप ग्रह के साथ हों फिर वो, और तृतीय चर राशि के नवांश में हों। तृतीय चर राशि के नवांश में हों। चर मतलब 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां हैं, तो इनके नवांश में हों तो मनुष्य युद्ध शुरू होने से पहले अपनी शूरता का खूब बखान करता है, परंतु वास्तव में युद्ध शुरू होने पर कातरता दिखलाता है। युद्ध में जड़ता का योग आता है। तृतीय क्रूर श्रेष्ठीअंश में हो, जैसे अभी सूर्य जो है
षष्ठी अंश में, यम के षष्ठी अंश में गया है तो वो क्रूर षष्ठी अंश में है। तो तृतीयेश क्रूर षष्ठी अंश में स्थित हो, वह अपनी नीच राशि में हो, पाप युक्त हो। तृतीय का अधिपति जो है वो तृतीय का क्रूर षष्ठी अंश में हो, षष्ठी अंश कुंडली में देखेंगे तो क्रूर में हो, वो अपनी नीच राशि में यहाँ पर हो और पाप युक्त हो, वह उसे पाप ग्रह देखते हो तो मनुष्य युद्ध के समय किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अर्थात उसकी निर्णय शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे युद्ध में पराजय होने की योग। तृतीय स्थान का स्वामी षष्ठ स्थान के स्वामी से युक्त हो। तृतीय स्थान का स्वामी छठे के स्वामी के साथ बैठा हो कहीं भी, और षष्ठेश अपनी उच्च राशि में हो, छठे भाव का स्वामी फिर अपनी उच्च राशि में हो तो युद्ध में पराजय होती है। भ्रातृकारक अर्थात तृतीय स्थान का स्थिर कारक, स्थिर कारक यहाँ का मंगल है, यदि बली हो और वह क्रूर षष्ठ्यांश में स्थित हो तो युद्ध में पराजय होती है। यहाँ का स्थिर कारक मंगल अगर वो बली है और षष्ठ्यांश में कमजोर है तो युद्ध में पराजय होती हैं। युद्ध प्रिय व युद्ध कुशल योग आते हैं। तृतीय सिंहासन पारावत गोपुर अंशों में हो, सिंहासन पारावत गोपुर आदि अंशों में हो, ये लिख रखे हैं, इनमें से कहीं हो, अथवा मृदु षष्ठ्यांश में हो, मृदु का अर्थ है शुभ षष्ठ्यांश में, और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो मनुष्य युद्ध में बहुत उत्साही व बहुत रणबांकुरा होता है। सेनापति योग, यदि 6 ग्रह अपने मित्र की राशि में स्थित हो तो मनुष्य सेनापति होता है। 6 ग्रह अपने मित्र की राशि में होना चाहिए। व्यभिचारी होने के योग, व्यभिचारी होने के योग भी आते हैं। शुक्र और बुध यदि दशम नहीं, वो तृतीयेश, हाँ पराक्रम भाव भी सेनापति वगैरह युद्ध प्रिय वगैरह ये सब पराक्रम से संबंधित हैं, परंतु चूंकि 7वां भाव विदेश का भी है और लड़ाई दूसरे से की जाती है इसलिए उसको यहाँ लिया गया है। शुक्र और बुध यदि दशम सप्तम या अष्टम स्थानों में से किसी एक स्थान में एक जी वैशेषिकांश वो षोडश वर्ग में आ सकती है। वैशेषिकांश मतलब अच्छे अंशों में गया हुआ, विशेष अच्छे अंशों में जाने वाला ही वैशेषिकांश कहलाता है। मतलब जैसे 1-2 छोड़ के जो आगे गोपुरादि जो सिंहासन वगैरह आते हैं वो वैशेषिकांश में आते हैं, अच्छे अंशों में। वैशेषिकांश का अर्थ है अच्छे अंशों में जाना। तो जो गोपुर को पार कर जाता है, गोपुर या गोपुर को पार कर जाता है तो वो वैशेषिकांश में। वैशेषिकांश मतलब अच्छे अंशों में, विशेष अच्छे अंशों में जाना वैशेषिकांश कहलाता है। शुक्र और बुध यदि दशम सप्तम या अष्टम स्थानों में से किसी एक स्थान में एक साथ हों, 10, 7, 8 में से किसी एक में हो, शुक्र बुध एक साथ 10, 7, 8 इनमें से एक साथ ये कहीं भी हो सकते हैं। फिर इसी में आता है कारकांश कुंडली में द्वादश स्थान में शुक्र और मंगल स्थित हों। कारकांश कुंडली बनाएंगे और उसमें 12वां भाव देखेंगे, वहाँ पर शुक्र मंगल स्थित हों तो भी ऐसे व्यभिचारी योग बनते हैं। फिर आता है अगम्या स्त्री के साथ गमन के योग, इस पर भी विचार किया जाएगा। उसके बाद पशुगामी योग वगैरह, ये विवाह संख्या विचार पर आते हैं। तो विवाह कितने होंगे, विवाह कितने होंगे उसके साथ देखना पड़ेगा। सप्तम स्थान में अधिक बली जितने ग्रह हों, 7वें भाव में जितने अधिक बलि ग्रह हों तथा उन ग्रहों पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो उतने विवाह होते हैं। यहाँ जितने ग्रह बैठे हैं, मान लो 2 ग्रह बैठे हैं और सप्तमेश की दृष्टि पड़ रही है तो 2 विवाह होंगे। अथवा अष्टम स्थान में जितने ग्रह हों तथा वे अष्टमेश से दृष्ट हों तो उतने विवाह होते हैं। यहाँ जितने ग्रह है वो इसके स्वामी से भी दृष्ट हैं तो उतने विवाह होते हैं।
एक विवाह के योग भी आते हैं। यदि बृहस्पति व शुक्र सूर्य या मंगल के नवांश में हो तो एक विवाह होता है। गुरु शुक्र सूर्य या मंगल के नवांश में हो, गुरु किसके नवांश में है? बुध के नवांश में। शुक्र किसके नवांश में है? अपने नवांश में है, तो ये योग नहीं बनता है। सूर्य मंगल के नवांश में होना चाहिए। इसी प्रकार दो पत्नियों के योग आते हैं। यदि अष्टमेश लग्न स्थान में या सप्तम स्थान में हो, अष्टम का स्वामी जो है लग्न या सप्तम में हो, यहाँ का अधिपति या तो यहाँ है या यहाँ है, तो दो पत्नियाँ होती है उस व्यक्ति के। लग्नेश लग्न में हो तो दो पत्नी वाला व्यभिचारी होता है। लग्नेश का लग्न में होना भी अधिक शुभ नहीं माना गया, पर उस पर दृष्टियों का भी विचार करेंगे। अब तीन विवाह के योग भी आते हैं। यदि धन स्थान में बहुत सारे पाप ग्रह हों और उन्हें धन स्थान का स्वामी ग्रह न देखता हो तो मनुष्य के तीन विवाह होते हैं। यहाँ पाप ग्रह बहुत ज़्यादा हैं और इसका स्वामी इनको नहीं देख रहा है, तो तीन विवाह होते हैं। अब ये क्या है कि पत्नी का मृत्यु स्थान है, इससे ये ग्रह मारेंगे उसको और नई पत्नी आती जाएगी, इसलिए यहाँ से विचार किया गया है। बहुविवाह योग, लग्न में कोई ग्रह अकेला अपनी उच्च राशि में हो अथवा लग्नेश उच्च राशि या स्वराशि में हो, यहाँ अगर वो बैठा हो तो बहुत सारे विवाह होते हैं व्यक्ति के। अच्छी पत्नी के योग, कारकांश कुंडली में सप्तम स्थान में बृहस्पति व चंद्रमा हो। कारकांश कुंडली देखेंगे, उसका सप्तम भाव देखेंगे, उसमें बृहस्पति और चंद्र दोनों होना चाहिए। गुरु और चंद्रमा वह लिखा है, इसका अर्थ है दोनों होना चाहिए, तो मनुष्य को सुंदर स्त्री मिलती है। कारकांश लग्न में सप्तम स्थान में यदि बुध हो तो मनुष्य की स्त्री कलावती अर्थात विविध कलाओं में निष्णात होती हैं। कुल मिलाकर कारकांश कुंडली आपको साथ लेकर फल करना पड़ेगा, तो ही आपका फल कथन बैठेगा। नीचे के योग है को स्त्री प्राप्ति के योग। शनि यदि सप्तम स्थान में हो तो उसको पत्नी मनोनुकूल नहीं मिलेगी। यहाँ पाप ग्रह बैठा है तो पत्नी मनोनुकूल नहीं मिलेगी। रोगिणी या विकलांग आदि स्त्री के योग, यदि कारकांश कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल स्थित हो तो स्त्री विकलांग होती हैं। कारकांश कुंडली का सातवां भाव देखेंगे, उसमें यदि मंगल बैठा है सातवें भाव में तो स्त्री विकलांग मिलेगी। उसके बाद आता है दो पत्नियों के योग। इन चार योगों में मनुष्य की दो पत्नियां होती है, अर्थात वह पहली पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री प्राप्त कर लेता है। यदि सप्तमेश निर्बल होकर सप्तम स्थान में पाप ग्रहों से युत हों या पाप ग्रह उसे देखते हों, सप्तमेश निर्बल होकर सप्तम स्थान में, ठीक है, सप्तमेश निर्बल होकर सप्तम स्थान में पाप ग्रहों से युत हों या पाप ग्रह देखते हों, या तो उसके साथ पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह की दृष्टि हों, तो उसकी दो पत्नियां होती हैं। देखिए, पत्नी के लिए जो है सातवां भाव विचारनी है, तो इसके स्वामी पर विचार करेंगे वो कहाँ बैठा है। अगर 6, 8, 12 मिला बैठा है तो वो पत्नी सुख में माइनस योग बनाता है, कम मतलब पत्नी योग को कमज़ोर करता है, मतलब पत्नी सुख को कमज़ोर करता है। उसके बाद इस पर किन ग्रहों की दृष्टि है उस पर विचार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्वाष्टक में कितनी रेखाएं हैं। यहाँ एक व्यक्ति के सर्वाष्टक वर्ग में बहुत कम रेखाएं हैं, तो मैंने कहा था कि भाई आपको पत्नी का सुख बहुत कम मिलेगा। फिर भी उसका दान पुण्य कराया, परंतु पत्नी के स्वास्थ्य में विशेष सुधार नहीं आया और चली भी जल्दी गई, तो इस पर भी विचार करेंगे। इसका स्वामी कहाँ गया है उस पर विचार करेंगे। यहाँ किन की दृष्टि है, नवांश में उसकी क्या स्थिति है और अष्टक वर्ग में उसकी क्या स्थिति है, भाव इष्ट फल कितना है और इसके स्वामी का इष्ट फल कितना है। इसका चर कारक जो है, दारा कारक जिसको पत्नी कारक कहते हैं या पति कारक, उसकी क्या स्थिति है और स्थिर कारक है इसमें, यहाँ का वो शुक्र है पत्नी का और पति का है वो गुरु है। तो इस प्रकार से उनका भी बलाबल जी
दो प्रकार के फल निकलते हैं जब ग्रहों के षडबल निकालते हैं, और उनका दो प्रकार का फल निकलता है, एक तो इष्ट फल और एक निकलता है कष्ट फल। तो इष्ट फल अगर अधिक है तो वो ग्रह अच्छा फल अधिक करेगा, और कष्ट फल अधिक है तो वो ग्रह पीड़ा अधिक पहुंचाएगा। इनका तो गणित होता है सब, वो आप तो पंचांग की गणित है ना, उसमें नहीं है जी जी। तो पहले मतलब पंचांग निर्माण अगर आपको आता है तो फिर आप षडबल की गणित कर सकते हैं, वरना षडबल में मध्यम ग्रह स्पष्ट की आवश्यकता लगती है। सारे ग्रह को मध्यम, हाँ मध्यम ग्रह स्पष्ट पंचांग में नहीं आता है। नहीं, हाँ जन्म पत्रिका में अगर स्पेशली वो ही पूरा करें तो वो सारे बल निकालने में 6 महीने का टाइम लगेगा। तो 6 महीने अगर अपन पढ़ें तो षडबल वगैरह सब आ जाता है। पर पंचांग जो सीख रहे हैं उनने मध्यम ग्रह तो सीख ही रखा है, तो वो मध्यम ग्रह की जरूरत उसमें भी लगती है षडबल साधन में। तो पर वो अगर जन्म पत्रिका का पूरा कोर्स सीखने बैठे हैं तो 6 महीने न्यूनतम लगते हैं, और उसके बाद साथ के साथ आप मेहनत भी करते जाएं तो, नहीं तो आज पढ़ाया ना वो रख दिया तो फिर कल भूल जाएंगे, कल कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे हमारे पंचांग, हाँ इष्टफल बहुत ज्यादा लंबा काम है, भाव इष्टफल, ग्रह इष्टफल बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लंबा काम है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी एक ऐप बनाएंगे, उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी जी। मेरा काम चल रहा है, इसीलिए मैं बीच में शुक्रवार की छुट्टी या सोमवार की छुट्टी ऐसी रखता हूं। तो अब मैं सोच रहा हूं जल्दी कोर्स करा के फिर उसमें जुट जाऊं, और बहुत शीघ्र ये लॉन्च करेंगे अपन ऐप। जो अभी तक ऐप चल रही है उनसे अच्छी वाली ऐप लॉन्च करेंगे, हाँ, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें उनसे ले पाएंगे, अपने स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त ले पाएंगे, आपको उसमें भी कठिनाई नहीं आएगी। आप चाहें कि मुझे आज के बेलांतर चाहिए, उस दिन के बेलांतर मिल जाएंगे, मुझे सूर्य क्रांति चाहिए, सूर्य क्रांति मिल जाएगी, बहुत सांपातिक काल चाहिए, सांपातिक काल मिल जाएगा। सारी चीज़ें डाल दूंगा मैं, जो आपको जो ज़रूरत लगेगी वो चीज़ें मैं पूरी गणित करके कंप्लीट, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें 6 महीने 12 महीने का टाइम तो लगेगा सर, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबी है, और मेहनत करने में भी मैं फिर अकेला ही पड़ता हूँ। बच्चा भी है पर उसने जो काम करना था वो कर दिया, अब मेरा काम रह गया बाकी, तो मैं करूँगा अकेला, उसमें टाइम लगेगा जी। अरे नहीं, वो करना तो फिर भी मेरे को ही है, और बच्चे का सहयोग पूरा मिल रहा है इसमें, इसलिए काम हो जाएगा। और शीघ्र अपन ऐसी ऐप बनाएंगे जो आप भी कहेंगे कि वास्तव में बहुत ही बढ़िया ऐप बनी है, कोशिश में है, फिर तो सफलता देना नहीं देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मेहनत अच्छी कर रहे हैं, और जी तो अब अपन जो है लगभग सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी, और वो मैं सारी चीज़ बना के अप टू डेट आपको दे दूंगा। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। 2 पत्नियों का हो गया। छोटी अवस्था में विवाह योग, यदि यहाँ का अधिपति यहाँ से निकट के स्थानों में हो और यहाँ का अधिपति यहाँ से निकट के स्थानों में हो तो विवाह जल्दी हो जाता है। इसके बाद आता है दूर देश में विवाह होने के योग। अगर सप्तम का कारक शुक्र या सप्तम स्थान का अधिपति क्रूर ग्रहों के साथ त्रिकोण में स्थित हो तो मनुष्य का विवाह दूर होता है। यहाँ का अधिपति पाप ग्रहों के साथ हो, कमजोर हो रहा हो तो विवाह दूर होता है, या यहाँ का अधिपति अगर चर राशि में हो तो भी वो जो है दूर विवाह का योग बनाता है। उस पर शुक्र को भी विचार करेंगे। स्त्री के अंगों का विचार है तो पत्नी के अंगों का विचार अपन देख लेंगे। इसको हम ज्योतिष के सहारे से पत्नी का पूरा चित्र बना सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की पत्नी मिलेगी। आप पूरा चित्र बना सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं मेरी पत्नी खराब है। पत्नी खराब नहीं है, तेरे ग्रह योग ऐसे लिखे हैं बेटा कि ऐसी जो है पत्नी तुझे मिलेगी।
तो वैसी ही मिल रही है। अब तू कह दे कि पत्नी खराब है, अपना किस्मत खराब है, अपनों ने कोई ऐसे गलत कार्य किए हैं जिससे हमें अब पत्नी उस प्रकार की मिली, और हमारे ग्रह भी वैसे ही पड़े हैं। फिर ग्रह जो है हमारे पाप का अशुभ फल देने और पुण्यों का अच्छा फल देने के लिए अगले जन्म में वैसे ही पड़ते हैं। तो देखिए, हमने कोई अच्छे कार्य किए होंगे तो हम अच्छी जगह हैं, जिनने बुरे कार्य किए हैं तो वो बुरी जगह हैं। स्त्री नाश के योग, हाँ जी, हम्म जी, मेरा लग्नेश यहाँ बैठा है और सप्तमेश यहाँ बैठा है, दोनों दूर है। तो पर मेरा विवाह तो पास में हुआ है। जी 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 जी, अच्छा अच्छा। लग्न में सूर्य, सप्तम में शनि, लग्न में सूर्य हो, सप्तम में शनि हो तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है और दूसरा विवाह हो जाता है। ये पत्नी नाश के योग हैं, इन पर भी विचार कर लेना चाहिए। और जो पत्नी नाश के योग हैं उनको पति के लिए लागू कर लेना चाहिए। यदि कोई लड़की की कुंडली आपके पास आई है तो उसके स्थान पर आप वो वाला लागू कर लें। जायाहीन योग, पत्नी रहित होगा क्या? शुक्र व सूर्य यदि नवम, सप्तम या पंचम स्थान में हो तो मनुष्य पत्नी रहित होता है। शुक्र सूर्य 9, 5, 7 में हो, सूर्य शुक्र यहाँ या यहाँ में हो, इन तीनों स्थान में सूर्य शुक्र एक साथ हो तो व्यक्ति के पत्नी नहीं होती हैं। परंतु उनके साथ अन्य ग्रहों पर भी विचार करेंगे कि कोई युति तो नहीं कर रहा है। चंद्रमा से सप्तम में मंगल व शनि शुक्र के साथ हो तो स्त्रीहीन होता है। चंद्रमा से सप्तम में मंगल और शनि शुक्र के साथ हो, चंद्रमा से सप्तम में कौन कौन मंगल, शनि और शुक्र की युति हो तो स्त्री नहीं होती। शुक्र व बुध सप्तम में हो तो मनुष्य स्त्रीहीन होता है। इसके बाद शुक्र से सप्तम स्थान में पापग्रह हों या पापग्रह से युक्त शुक्र हों तो मनुष्य को स्त्री सुख नहीं मिलता है। शुक्र से सप्तम स्थान भी देखेंगे। लोकापवाद से भार्या त्याग, मतलब लोगों के अपवाद से पत्नी का त्याग कर देना, ये योग भी आता है। पत्नी हंता, पत्नी की हत्या करने के योग भी हम कहते हैं। उसने अपनी पत्नी को मार डाला, उसके योग ही ऐसा पड़ा था इसलिए उसने अपनी पत्नी को मार डाला। पत्नी से संपत्ति पाने के योग भी होते हैं। फिर दाम्पत्य सुख के योग, वक्री ग्रह की राशि में यदि शुक्र स्थित हो तो मनुष्य अपनी पत्नी को खूब शारीरिक सुख देता है, मतलब वो आनंद में रहती हैं। वक्री ग्रह की राशि में यदि शुक्र स्थित हो, शुक्र जहाँ बैठा है उसका स्वामी वक्री होना चाहिए। अब व्यापार करने के योग भी आते हैं। चूंकि भावात भावम के सिद्धांत से ये दशम से दशम है इसलिए इससे व्यापार का विचार भी किया जाता है। आत्मकारक तुला राशि के नवांश में हो अथवा कारकांश लग्न तुला हो। आत्मकारक ग्रह जो है वो या तो तुला राशि के नवांश में हो, नवांश में तुला राशि पर बैठा हो, ठीक है, या अर्थात कारकांश लग्न तुला हो या फिर कारकांश लग्न तुला हो तो ये फल घटित होगा, व्यापार करने वाला होगा। कारकांश लग्न बुध की राशि अथवा कर्क राशि का हो, कारकांश लग्न बुध की राशि या कर्क राशि का हो तो भी व्यापारी होगा। बुध व मंगल का कहीं योग हो, मंगल बुध की कहीं भी युति बनती हो, 4 प्रकार से होता है ये योग, उनमें से कोई हो तो भी यही स्थिति बनती है। अब देखिए अष्टम भाव पर विचार करेंगे। आयु, शस्त्र धारण करना, रोग, संकट, दोष या विपत्ति, जीवन, गुप्त स्थान, नदी, यात्रा, दुर्ग आदि का विचार इस आयु स्थान से किया जाता है। पंचम स्थान में चंद्रमा, त्रिकोण में बृहस्पति, पंचम में चंद्रमा, त्रिकोण में गुरु,
नहीं, त्रिकोण ये नहीं आएगा, ये और ये। त्रिकोण में गुरु और दशम स्थान में मंगल, यहाँ मंगल हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि अष्टमेश कोई पापग्रह हो, अष्टमेश कोई पापग्रह हो यहाँ का स्वामी, और वह लाभ स्थान में हो तो अल्पायु, अन्यथा अर्थात लाभ के अतिरिक्त किसी स्थान में हो तो मनुष्य दीर्घायु होता है। अष्टमेश पाप ग्रह हो के वो कहीं भी हो एकादश के अलावा तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। उसके बाद अष्टमेश अपनी राशि में हो, अष्टमेश अपनी राशि में हो या शनि अष्टम स्थान में हो तो दीर्घायु होता है। यहाँ पर शनि बैठा हो तो भी दीर्घायु होता है, या अष्टमेश अपनी राशि में बैठा हो तो भी दीर्घायु होता है व्यक्ति। इसके बाद आता है मध्यायु के योग। तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, अष्टम व एकादश स्थानों में पाप ग्रह हो तो मनुष्य मध्यायु होता है। लग्नेश यदि निर्बल हो, बृहस्पति केंद्र या कोण में हो, लग्नेश लग्न का स्वामी निर्बल हो, बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो और अष्टम स्थान में पापग्रह हो, आठवें में पापग्रह हो तो मध्यायु होता है। अल्पायु के योग हैं। यदि अष्टमेश पापग्रह के साथ हों तथा वह षष्ठी या द्वादश स्थान में स्थित हों, अष्टमेश पापग्रह के साथ हों, अष्टम स्थान का स्वामी पापग्रह के साथ हों और वह छठे या 12वें स्थान में हों तो व्यक्ति अल्पायु होता है। जी हाँ, नहीं, शनि आयु का कारक है इसलिए उसका दोष नहीं है। मान लो पापग्रह मंगल है और वो इस स्वक्षेत्री बैठ गया तो उसका दोष नहीं होगा। फिर मान लो कोई स्वक्षेत्री ग्रह पापग्रह है तो वो अपना भाव नहीं बिगड़ने देगा। मृत्यु के कारण का परिज्ञान। मृत्यु कैसे होगी? 6 या 8 स्थान में सूर्य चंद्रमा साथ ही हो तो सिंह के कारण मृत्यु होती है। 6 या 8 स्थान में सूर्य चंद्रमा एक साथ हों, यहाँ सूर्य चंद्र एक साथ है तो शेर के कारण उसकी मृत्यु होती है। सर्प से मृत्यु का योग। राहु शुक्र दशम स्थान में हो तो सर्प के कारण मृत्यु होती है। कारकांश लग्न में राहु व सूर्य हों और पाप ग्रह उन्हें देखते हों तो सर्प से मृत्यु होती है। यहाँ कारकांश लग्न निकालना पड़ेगा। शस्त्रघात से मृत्यु योग। लग्न में मंगल शनि हों, लग्न में मंगल और शनि एक साथ बैठे हों और अष्टम स्थान में चंद्रमा हो, 8वें चंद्रमा हो तो शस्त्र से मृत्यु होती है। कुत्ते के काटने से मृत्यु योग। बृहस्पति और मंगल दशम स्थान में हो और सूर्य 7वें स्थान में हो तो कुत्ते के काटने के कारण मृत्यु होती है। गुरु मंगल यहाँ बैठा है और 7वें में यहाँ सूर्य बैठा है तो कुत्ता काटने से मृत्यु होती है। ऐसी राजगृह में मृत्यु, राजगृह में मृत्यु का अर्थ है कारागार में मृत्यु हो जाना। ऐसे द्वादशांश कुंडली में दशम या चतुर्थ स्थान में सूर्य हों, यहाँ द्वादशांश कुंडली देखनी पड़ेगी इसके लिए आपको। कुमृत्यु के योग भी आते हैं। मंगल षष्ठ स्थान में गया हो, मंगल अगर यहाँ बैठा हो तो अच्छे प्रकार से मृत्यु नहीं होती है। ऐसे तीर्थ में मृत्यु के योग। राहु व सूर्य का योग हो तो किसी तीर्थ स्थान में मृत्यु होती है। राहु और सूर्य, राहु यहाँ बैठा है यहाँ और सूर्य यहाँ बैठा है, इनका योग नहीं है तो तीर्थ स्थान में मृत्यु योग नहीं बन रहा है। कफ विकार या अतिसार पतले दस्त से मृत्यु के योग होते हैं। वाहन से मृत्यु के योग हैं। जेल में या शूली चढ़ने से मृत्यु। फिर फांसी से मृत्यु। मंगल व शनि यदि अष्टम स्थान में हो, मंगल शनि एक साथ यहाँ बैठा है तो फांसी लगने अथवा बांध कर लटका देने के कारण मृत्यु होती है। इसके बाद आता है 220 नंबर पेज, बिजली गिरने से मृत्यु। आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु का ये कारण बनता है यदि मकर या कुंभ में सूर्य हो,
मकर कुंभ का सूर्य होने का अर्थ है 14 जनवरी से 14 मार्च के बीच का जन्म हो और वह लग्नेश से युक्त हो, वो लग्नेश से युति कर रहा हो तो बिजली गिरने या बिजली का करंट लगने से मृत्यु होती है। स्वदेश या विदेश में मृत्यु, अपने देश में या विदेश में मृत्यु कहाँ होगी वो इससे पता चलेगा। रस्सी आग या गिरने से मृत्यु, वो इससे पता चलेगा। चोर स्त्री स्वजन से मृत्यु, पत्थर गिरने या कुएं में डूबने से मृत्यु, इन योगों के कारण विभिन्न प्रकार से मृत्यु होती है। विभूति रोग से मृत्यु योग, जलोदर व शूल रोग से मृत्यु योग। शूल का अर्थ है चुभन वाला बीमारी। लाठी की चोट से मृत्यु योग, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लठ चल रहा है, उसमें मृत्यु के योग। राजकोप या अग्नि से मृत्यु, सूखा रोग या संक्रमण से मृत्यु। यंत्र से मृत्यु, मान लो कोई मशीन चल रही है और उस पर गिर गए और उससे मृत्यु हो गई। शौचालय या गंदे स्थान में मृत्यु। चट्टान पतन, वज्रपात या दीवार गिरने से मृत्यु। देखिए, एक बहुत सारे कहते हैं कि उत्तराखंड की यात्रा में जाओ तो पहाड़ गिर जाते हैं, मर जाते हैं। एक सर थे, वो उत्तराखंड की पूरी यात्रा करके आ गए और उनके ऊपर पहाड़ गिरकर मरना था, तो पड़ोस में ही कोई दीवार थी, वो उनके ऊपर गिर गई, न मर गए। तो ये एक ऐसा योग बनता है। जब आपकी मृत्यु आती है तभी आपके ऊपर पहाड़ गिरेगा, उससे पहले पहाड़ गिरने नहीं आएगा। युद्ध में मृत्यु के योग आते हैं। बाघ, हाथी, बैल से मृत्यु के योग। विष या बाण से मृत्यु योग। शव का पक्षी भक्षण योग, बहुत सारे कहते नहीं उसके शव को तो पक्षी खा गए या कुत्ते खा गए, तो वो योग होता है तो ही खाते हैं, बाकी नहीं खाते हैं। अष्टमस्थ ग्रह आदि के मरण का ज्ञान। इसी प्रकार देशकांड से भी मृत्यु के कारण का ज्ञान का पता चलता है। उसमें देखो, यदि अष्टम स्थान में मेष का पहला देशकांड हो, अष्टम स्थान में मेष का पहला दृष्टांत कब होगा? मेष राशि का पहला दृष्टांत जब वो लग्न 10 डिग्री से कम होगा। लग्न यदि 10 डिग्री से कम हुआ तो यहाँ में, और उसके बाद मेष राशि यहाँ आती है तो उसको फ्लीहा, तिल्ली रोग या जहर के कारण या पित्त विकार से मृत्यु होती है। यदि मेष का मध्यम दृष्टांत हो, अगर लग्न 10 डिग्री से ऊपर है और 20 डिग्री से कम है और यहाँ मेष राशि पड़ती है तो पानी से मृत्यु होगी। अंतिम दृष्टांत अगर 20 डिग्री से लग्न स्पष्ट अधिक हैं और यहाँ मेष राशि पड़ी तो कुएं आदि में गहरे व पानी वाले स्थानों में गिरने से मृत्यु होती है। इस प्रकार ये सभी राशियों के दृष्टांत का फल बताया है। पति पत्नी की एक साथ मृत्यु, अभी कोरोना में बहुत सारों की एक साथ मृत्यु हो गई है। मरणोपरांत सुलोक प्राप्ति योग, मरने के बाद अच्छा लोक मिलेगा या नरक में जाना पड़ेगा, वो इससे देख सकते हैं। इसमें कारकांश कुंडली को साथ में लेना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्ति के योग इन योगों से बनेंगे। विषाग्नि पाषाणघात योग वो इनसे बनेंगे। जलघात योग, जल से घात के योग आते हैं। जानवरों से घात व पर्वत वाहन आदि से पतन के योग, ये योग बताए गए हैं। हाथ पैर आदि कट जाने के योग हैं। बाल हत्या के योग हैं। इस प्रकार ये योग आपको पढ़ना है। अगले कल छुट्टी है और हम फिर नवम विवेक पर विचार करेंगे। इतने में आप सभी ग्रहों के ये वाला चार्ट तैयार कर ले ताकि हम ये वाले अच्छे अंशों के ऊपर भी चर्चा कर सकें। जी जी एक तो स्वराशि, एक उसका उच्च, और एक जहां बैठा है वहां से केंद्र वाली राशियों में आगे जहां वो पड़ेगा उस पर विचार करेंगे। जी पहला तो ये हुआ, दूसरा केंद्र 9 हुआ, तीसरा केंद्र 12 हुआ और चौथा केंद्र 3 हुआ। नहीं, बीच में 2-2 छोड़ के, जैसे ये है तो इसके बाद ये छोड़ा और अगला लिया, फिर ये और ये छोड़ा फिर ये लिया,
फिर ये और ये छोड़ा, फिर ये लिया। अरे आप तो छोड़ने की बजाय पूरा गिन लें। गिनने में 1, 4, 7 और 10 लेना है बस। जी हाँ, केंद्र। और किसी का कोई प्रश्न? वैसे आप तो जातक तत्व 2-3 अध्याय मैंने पूरे पढ़ के बताए थे नहीं, तो ये शायद अच्छे समझ में आ रहे होंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं है। पर फिर भी अपन 12 भाव तक पहुंचेंगे। वहाँ तक अगर आपका कोई सूत्र अगर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कि ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उस पर चर्चा कर लेंगे हम। एक बार पूरी पुस्तक पढ़ लें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और 12 दिन में 12 अध्याय पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में एक अध्याय को पढ़ें और अच्छे से समझ लें। जहाँ कहीं समस्या आती है तो प्रश्न पूछ लें, समाधान कर लेंगे अपन आपस में बैठ के। और कोई प्रश्न? तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। जन्म पत्रिका वाले लेफ्ट हो सकते हैं, निकल सकते हैं। हम अब पंचांग पर चर्चा करेंगे। पंचांग वाले जुड़े रहें। और सोमवार को केवल जन्म पत्रिका पर चर्चा करेंगे और पंचांग की मंगलवार को चर्चा करेंगे, ताकि अब अपना पंचांग भी लाइन में आ चुका है। पंचांग में ग्रह स्पष्ट के बाद हमारा बच जाता है केवल एक तो उदित अस्त, एक बचता है हमारा वक्री मार्गी और चंद्रोदय, महापात और ग्रहण, और एक हमारे इक्वेशन ऑफ टाइम मतलब बेलांतर। बेलांतर को गणित से कैसे निकालें? बेलांतर और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनको सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट गणित है। और उससे पहले हम एक महापात को ले लेंगे। तो महापात पर शायद विचार अपन आज तो नहीं हो पाएगा। आज शुक्र शनि को और हमें स्पष्ट करना है, तो अब हम इसको बदल देते हैं। मैं वीडियो कट कर देता हूँ, फिर नया प्रारंभ कर देता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय।